हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि हमारा बिहार पीसीएस जे के लिए भी होगा, साथ साथ साथियों ये उत्तराखंड जुडिशरी के लिए भी होगा। ये दोनों एग्जामिनेशन में ये कॉमन सिलेबस है और दोनों एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का एक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप बिहार का भी अगर पेपर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट से और मुस्लिम मैरिज एक्ट से मीन्स कि इन दोनों मैरिजेस एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज बेयर एक्ट सेंट्रिक होकर के मैं आप लोगों के सामने हिंदू मैरिज एक्ट को डील करूंगा। साथियों उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, उस पर मैं ज़्यादा फोर्स दूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैं वो टॉपिक आपको बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे और इन्हीं सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये ऐसा मुद्दा है साथियों, जो हिंदू मैरिज एक्ट का मुद्दा है, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले को हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले साथियों जो आपको अगर लॉ पढ़ने का अगर सही तरीका बताया जाए कि लॉ आपको कैसे पढ़ना होता है, तो साथियों आप अगर बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं लॉ, तो मान के चलिए आप सबसे अच्छे तरीके से लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेयर एक्ट ही वो चीज़ होता है, वो ऐसा मटेरियल होता है जो हमको सब सिखाता है कि हमें लॉ पढ़ना कैसे, हमें लॉ में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ये सारी बात हमको बेयर एक्ट से ही मिलके पढ़ के देख करके ही समझना पड़ता है। अगर आपका बेयर एक्ट पे इंडेक्स पे खास करके कमांड है तो मान के चलिए आप अच्छा करके आएंगे। अगर अंदर के प्रोविजंस आपसे नहीं डील हो पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अंदर के प्रोविजंस से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछते हैं। अगर आपको बेयर एक्ट का सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ तैयार है तो भी आप बेहतर कराएंगे। तो साथियों देखिए हम यहाँ पे बेयर एक्ट लर्न करने का भी कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम लर्न भी कराएंगे आपको कि हाँ आप अपने बेयर एक्ट को किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ सकते हैं, शॉर्ट करने का मतलब हम ये आपको तरीका देंगे कि हाँ किस तरीके से अगर आप अपने बेयर एक्ट को डील करते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साथियों यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब आप बेयर एक्ट को खोल रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शंस करके आ रहा है और इसमें पूरे सेक्शंस के बारे में बताया जाता है। जब आप इंडेक्स खोलते हैं तो उसमें आपको सेक्शन ही सिर्फ दिखता है कि कितने सेक्शन हैं। तो साथियों आप सभी को पता है कि इसमें टोटल 30 सेक्शंस के बारे में बताया गया है। किसमें? जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का एक्ट है, इसमें टोटल 30 सेक्शंस के बारे में बताए गए हैं और इसी 30 सेक्शंस को हम यहाँ पे डील करेंगे। साथियों इसमें भी पूरा 30 के 30 सेक्शन नहीं है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको ओमिट कर दिया गया। अभी हम वो भी साथ साथ में डील करते हुए चलेंगे कि किस किस सेक्शंस को यहाँ पे डिलीटेड किया गया है। देखिए साथियों जब हम सबसे पहले सेक्शंस पे आते हैं तो पहले अभी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, फिर इसमें डिटेल भी एनालिसिस करूंगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ मैं इंडेक्स आया और बता करके चला गया। देखिए इसको मैं लर्न करने का आपको तरीका बताता हूं, 2 मिनट में आप इसको लर्न कर लेंगे। देखिए सबसे सेक्शन फर्स्ट में क्या आता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी आप लॉ पढ़ते होंगे उसमें सबसे पहला अगर सेक्शन आता होगा जो कॉमनली बेयर एक्ट की बात करते हैं, जो सभी लॉ की बात करते हैं, उसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में तो डेफिनेटली पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन आ रहा है साथियों, आप जैसे ही सीआरपीसी को ओपन करते होंगे, सीपीसी को ओपन करते होंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लॉसेस देखने को मिलता होगा। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन क्लॉसेस देखने को मिल करके हमें यहाँ पे मिलता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट को देखने के लिए मिलता है। और एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट सेक्शन नंबर 2 में बताया गया। यहाँ पे थर्ड सेक्शन में हमको डेफिनेशन क्लॉसेस देखने के लिए मिलता है और ये डेफिनेशन क्लॉसेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साथियों जब आप डेफिनेशन से हो करके कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ किस चीज़ का मतलब क्या होता है, किस चीज़ में किस चीज़ को क्या बताया गया है। जैसे हम लोग आईपीसी में सीआरपीसी में ले लेते हैं, सीआरपीसी में इतने डेफिनेशंस दिए गए हैं, सीपीसी में हम देखते हैं इतने डेफिनेशंस दिए गए, तो वो सभी डेफिनेशंस को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हाँ जो इस डेफिनेशन में बताया गया है इसका मतलब ये पूरे बेयर एक्ट में यही लागू होगा, यही कानून लागू होगा। ये डेफिनेशंस की बात करता है। और जो सेक्शन नंबर 4 आपकी बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो ओवर राइडिंग इफेक्ट्स की बात करता है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट्स क्या होता है। तो साथियों इन चारों सेक्शन को आपने देख लिया। अब इन चारों सेक्शन को लर्न करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कभी भी इस सेक्शंस को भूल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे SADO शैडो बन रहा है ना, इस सबका एक एक लेटर आगे का लेटर ले लीजिए। यहाँ पे यस मीन्स शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड का यस आपने ले लिया, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का आपने ए ले लिया, यहाँ पे डेफिनेशन का आपने डी ले लिया और यहाँ पे ओवर राइटिंग इफेक्ट का आपने ओ ले लिया।
तो देखिए एक शॉर्टकट भी आपका तैयार हो गया। और शॉर्टकट आपको कहीं से दूर से जा करके नहीं तैयार करना है, इसी वर्ड में से ही आपको एक शॉर्टकट प्रिपेयर करना है। अब ये शैडो आप कभी भूलेंगे नहीं, किसी भी चीज़ की परछाई, किसी भी चीज़ का शैडो के बारे में हम बात कर रहे हैं। वही सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, हिंदू मैरिज एक्ट में एक शैडो प्रिपेयर कर देता है। अगर हम बाइफरकेट करके देखते हैं तो यस का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड, डी का मतलब होता है डेफिनेशन और ओ का मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चारों के चारों सेक्शन आपको लर्न हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से लर्न हो गए। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सेक्शन की। अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या दिया है, नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदू मैरिज के बारे में दिया है कि क्या क्या हिंदू मैरिजेस होते हैं, कौन कौन से उसमें कंडीशंस लागू होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट्स में। अब देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस के बारे में तो साथियों सबसे पहले हमको देखने के मिलता है सेक्शन नंबर 5। और जब हम सेक्शन नंबर 5 को यहाँ पे डील करते हैं तो इसमें कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया कि अगर शादी हमको करने जाना है तो किससे करना है, कहाँ पे करना है। कोई ऐसा तो नहीं ना है कि वहाँ पे सपिंड रिलेशंस है हमारा, क्या हम सपिंड रिलेशंस में तो शादी करने नहीं जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमको क्या देखना होता है, हमको सेक्शन नंबर 5 में ये चीज़ हमको देखना होता है। बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 6 की। तो सेक्शन नंबर 6 पे हमको ध्यान ही नहीं लगाना है क्योंकि ये ओमिटेड सेक्शन है, ये डिलीटेड सेक्शन है और इस सेक्शन पे हमको क्वेश्चन बनता ही नहीं है। साथ साथ बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 7 की। मैं बेयर एक्ट आपको रीड करना बता रहा हूँ, बेयर एक्ट को अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप बेयर एक्ट पे कमांड करेंगे। और बेयर एक्ट पे कमांड करेंगे तो आप इंडेक्स पे कमांड करेंगे। जब आप इंडेक्स को समझ जाएंगे, इंडेक्स की बातें आपके दिमाग में अगर घुसने लगेंगी तो अंदर की बातें तो आसानी से घुसने लगेंगी। ठीक यही एक अच्छा तरीका भी माना जाता है। सेक्शन 7 की बात करते हैं, यहाँ पे सेरेमनीज के बारे में बात करता है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज कि किस प्रकार का सेरेमनी होता है, कौन कौन सी सेरेमनीज होती है। अगर किसी हिंदू का विवाह होता है जिसको हिंदू विवाह के कर्मकांड के नाम से जाना जाता है, अगर ये सेक्शन नंबर 7 में अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड के बारे में। तो जितने भी कर्मकांड होते हैं वो सेरेमनीज क्या कर, जैसे कि हल्दी लगाने का सेरेमनीज होता है, मेहंदी का सेरेमनीज होता है और तमाम तरह के जो भी सेरेमनीज होते हैं उसी सेरेमनीज की बात सेक्शन नंबर 7 में कर रहा है। बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 8 में, यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस के बारे में बात करता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर मान लीजिए दो लोगों की शादी हो जाती है तो दो लोगों की शादी हो जाती है। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। किसका, मैरिज का अपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, काफ़ी लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने मैरिज का। लेकिन मैं उन सभी से कहूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस लॉ को कम से कम डील कर रहे हैं, वो अपने मैरिज को क्या करेंगे, मैरिज को रजिस्टर कराएंगे। इसी के बारे में बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो सेक्शन नंबर 8 में ये बात बताई जा रही है। अब यहाँ पे 3 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले में क्या बताया, CCR एक आपका यहाँ पे भी शॉर्टकट तैयार हो गया। क्या है, 5 में कंडीशंस के बारे में बताया, 7 में 6 तो ओमिटेड, उस पर दिमाग ही नहीं लगाना। 7 में आपको सेरेमनीज के बारे में बताया और 8 में आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। तो यहाँ पे SADO हो गया आपका एक शॉर्टकट और यहाँ पे क्या क्या हो गया, CCR आपका एक शॉर्टकट हो गया। अगर आप शॉर्टकट से लर्न करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से लर्न करिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट से अच्छा हमको इसी तरह से लर्न हो गया तो आप इसी तरह से इसको एनालिसिस करके लर्न कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं साथियों, आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है कि कंजुगल राइट्स होता क्या है, हम किनको कंजुगल राइट्स कहते हैं, किसके हम कंजुगल राइट किसको हम देते हैं, तो उसी के बारे में बात करता है। यहाँ पे दाम्पत्य अधिकारों के बारे में बात कर रहा है साथियों। दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन और उनके न्यायिक पृथक्करण के बारे में क्या करता है, यहाँ पे बात करता है किसमें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में बात करता है। यहाँ पे 2 सेक्शन से हम डील करते हैं, एक सेक्शन नंबर 9 से डील करते हैं जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बताता है और साथ साथ कहीं ना कहीं हम डील करते हैं जुडिशियल सेपरेशन से कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। साथियों रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की अगर हम बात करते हैं जो सेक्शन नंबर 9 में डील करता है, ये कहता है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं जो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, उनको रेस्टिट्यूट कर रहा है। मीन्स कि दोनों के तरफ से कंजुगल राइट क्लेम किया जा रहा है कि हम इनके साथ क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो वही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में सेक्शन नंबर 9 बताता है। इसको हम शॉर्टकट में RCR कहते हैं। RCR का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसको कहते हैं। सेक्शन नंबर 9 से जो डील करता है। बात करते हैं साथियों यहीं पे सेक्शन नंबर 10 में, 10 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में बात करता है। अब ये कौन सा सेपरेशन होता है साथियों, तो इसको जुडिशियल सेपरेशन मीन्स की न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। ठीक,
दोनों का जुडिशियली सेपरेशन कराया जाएगा। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप भी इनसे अलग रहेंगे और आप भी इनसे अलग रहेंगे, तो इसको हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ लर्न हो गया होगा। सेक्शन नंबर 9 से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और सेक्शन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सेक्शन नंबर 10 भी आप लोगों ने देख लिया। अब आपके लिए यहाँ से यहाँ तक ही बस इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात किया जाए कि कहाँ तक इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट में, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर आपका 5 से लेकर के और सेक्शन नंबर 13B तक ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। अब सेक्शन नंबर 11 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वाइड मैरिजेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 11 में वाइड मैरिजेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 12 में वाइडेबल मैरिजेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 13 में डाइवोर्स की बात करता है। सेक्शन नंबर 13A में अल्टरेशन रिलीफ के बारे में बात करता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ADR मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ADR मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि 1996 का एक एक्ट बना था। इसी एक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डील करते हैं और इसी को हम कहते हैं ADR मैकेनिज्म, जो कि हम लोग CPC से भी इसको डील करते हैं। CPC में आप जाएंगे, सेक्शन नंबर 89 आपको वहाँ पर दिखेगा, ऑर्डर नंबर 10 रूल 1 वहाँ पे आपको दिखेगा और उसी से ये डील करता है। कौन, जो 13A की बात करता है। और 13A से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आता है कि क्या जब किसी का डाइवोर्स किसी के द्वारा पिटीशन फाइल किया जा रहा है तो क्या उसको ADR मैकेनिज्म के लिए भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका भी डाइवोर्स का पिटीशन फाइल किया जाता है उसको कम से कम एक बार तो ADR मैकेनिज्म में भेजा ही जाता है। इसलिए भेजा जाता है ADR मैकेनिज्म में कि लोग अपनी शादी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सुलह समझौता कराया जाता है, दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठा करके जो उनके दिमाग में जो गलतियां उत्पन्न हो जाती हैं, मीन्स कि जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे खत्म करने का कोशिश किया जाता है। किस प्रोसीडिंग में साथियों, तो ये ADR मैकेनिज्म जो 1996 का एक्ट है, इसी में उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। और ये डील किससे करता है, आपके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 13A से डील करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किससे डील करता है, हिंदू मैरिज एक्ट से 13A से डील करता है। साथियों इस पे मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि ये ADR मैकेनिज्म से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 13B में, जिसको 13B करते हैं, जिसमें म्यूचुअल तरीके से डाइवोर्स लिया जाता है। हस्बैंड भी राजी है, वाइफ भी राजी है, दोनों से अब क्या किया जा रहा है, म्यूचुअल यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डाइवोर्स लिया जा रहा है कि आप तुम अपने घर जाओ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, न तुमसे मेरा रिश्ता है कोई, ना हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इसको 13B कहते हैं। 13B का ही अक्सर पिटीशन फाइल किया जाता है। अगर कोर्ट में आप जब फैमिली कोर्ट में कभी आप डील किए हो या फैमिली कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा केस अगर किसी चीज़ का मिलेगा तो आपको 13B का ही मुकदमा आपको मिलेगा। किसी भी वकील साहब से आप पूछेंगे कि साहब किस चीज़ का मुकदमा इनका चल रहा है, तो इनका 13B का मुकदमा चल रहा है। वो ऐसे ही इसी लैंग्वेज में बात करेंगे कि 13B का मुकदमा चल रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ आखिर में 13B डील किस चीज़ से करता है। तो ये साथियों डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से ये 13B आपका डील करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम लिया। अब बात करते हैं, यहाँ तक ही आपका अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 13B तक ही आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास पूरे सेक्शन 30 तक दिए हैं तो हमें पूरे सेक्शन 30 तक हमको डील करना है। अब इसके बाद से जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा बेयर एक्ट प्रोविजंस को आपको अच्छे से डील करूंगा। ये सेशन थोड़ा सा 1 घंटे का हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज को हमको यहाँ पे कवर करना है। देखिए सेक्शन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 14 में बात करता है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। ये नहीं कि शादी हुआ और शादी का अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ और आप क्या करने चले आए, आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए चले आए, चाहे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कम से कम आप दोनों का अगर शादी हुआ है तो आप दोनों लोग क्या करेंगे, एक साथ साल भर तक अपने साथ रहेंगे। अगर साल भर आप लोग रह लेते हैं उसके बाद ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है प्रेजेंट विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पिटीशन आप
फाइल कर सकते हैं। अगर सेक्शन नंबर 15 को हम यहाँ पर देखते हैं, डाइवोर्स पर्सन में मैरी अगेन। डाइवोर्स जो पर्सन होता है जिसका डाइवोर्स हो गया है, या हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ, अगर कोई भी पर्सन है जो डाइवोर्स ले लिया है वो कब शादी कर सकता है, कितने दिनों के अंदर शादी कर सकता है, डाइवोर्स पाने के कितने दिन के बाद उसकी शादी हो सकती है, ये इससे डील करता है। सेक्शन नंबर 15 आपका डील करता है। अगर 16 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेजिटिमेसी की बात करता है। किसके लेजिटिमेसी की बात करता है साथियों? तो यहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस की बात करता है। मीन्स की जो लेजिटिमेसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे धर्मज और अधर्मज के बारे में बात करता है। और किसके और धर्मज और अधर्मज के बारे में बात करता है साथियों? तो जो बच्चे हैं उन बच्चों के धर्मजता और अधर्मजता के बारे में बात किया जाता है। और सेक्शन नंबर 17 हमारा जो डील करता है साथियों, ये पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी से, जो बाइगेमी कमिट कर दिया जाता है वो बाइगेमी से, द्विविवाह के लिए ये पनिशमेंट देता है। सेक्शन नंबर 17 इससे डील करता है। अब बात करते हैं साथियों जो कि सेक्शन नंबर 18 की, तो सेक्शन नंबर 18 में हमारा है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, अच्छे से इसको एनालिसिस कर लिया। अब आगे देखते हैं साथियों सेक्शन नंबर 19 में क्या कहता है। अब आगे डील करते हैं साथियों। आगे जो कह रहा है यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है कि क्या होता है ज्यूरिसडिक्शन, और उसके प्रोसीजर्स के बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर ऑफिशियली सेक्शन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी। अब कौन सा वो न्यायालय होगा, किस ज्यूरिसडिक्शन में होगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पिटीशन को हम लोग फाइल करेंगे। ये मोटा मोटा बात करता है सेक्शन नंबर 19। अगर सेक्शन नंबर 20 को देखते हैं तो यहाँ पे कहता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशंस ऑफ पिटीशंस के बारे में बात करता है। मीन्स की अर्जियाँ एवं अंतर्वस्तुओं के का जो सत्यापन होता है उससे ये डील करता है सेक्शन नंबर हमारा 20। अगर 21 की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908, मीन्स कि 1908 का जो एक्ट है उसी से एप्लीकेशन के साथ ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं डील करता है। ये जो 21A दिया है 20 सेक्शन नंबर 21A, सेक्शन नंबर 21B, सेक्शन नंबर 21C, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं। पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन कोर्ट्स का पावर देता है। कौन पावर देता है? सेक्शन नंबर 21A देता है। किसका देता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 21 ये हमको पावर देता है कि हमारा मामला अगर किसी कोर्ट में चल रहा है, अगर हम उस पिटीशन को अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ये बात कहाँ पे बताई गई है। जब हम कभी कोर्ट में जा करके बहस करेंगे तो हमें ये बताना तो पड़ेगा कि किस एक्ट में दिया गया है। तो ये हमको दिया गया है सेक्शन नंबर 21A में, ये बातें हमको प्रोवाइड करके दे रखा है। सेक्शन नंबर 21B को अगर हम यहाँ पे डील करते हैं साथियों, तो कह रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट्स के बारे में ये बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 21B की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 21C की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में बात करता है कि क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको पेश करना है जब आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं, या जब आपसे कॉल कर रही है कोर्ट ऑफ लॉ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। शादी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फोटोग्राफ्स है, कोई भी वीडियोग्राफी है, तो वो चीज़ें आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री एज एविडेंस में आपको देना है। कहाँ पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। ये बात करता है सेक्शन नंबर 21C ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं साथियों। यहीं पे सेक्शन नंबर 22 को हम देखते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 कह रहा है प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंट और पब्लिश्ड। आप लोगों ने हर बार देखा होगा कि हर प्रोसीडिंग्स को नहीं, लेकिन जिस प्रोसीडिंग में ज़रूरत होती है कोर्ट इसमें क्या करती है, कैमरल प्रोसीडिंग्स को अपनाती है। कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कि वो बंद कोर्ट होता है, उसमें सिर्फ ऑनरेबल जज साहब रहेंगे और साथ साथ जो उस केस से रिलेटेड, उस सूट से रिलेटेड जो भी पक्षकार रहेंगे वही रहेंगे, और एक कमरे में इस सूट को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा और उसी को हर्ड किया जाएगा। उसी को प्रोसीडिंग इन कैमरल प्रोसीडिंग्स के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर सेक्शन नंबर 23 बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, कौन कौन सी डिक्री होती है प्रोसीडिंग्स में, इसके बारे में सेक्शन नंबर 23 बात करता है। सेक्शन नंबर 23 एक अगर किस चीज़ की बात करता है तो देखिए रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 23A। अगर 24 की बात करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है, इसीलिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है उस पर मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ कि आप इस पर ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। यहाँ पे बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की। अगर किसी भी वाइफ के द्वारा अगर कोई भी पिटीशन फाइल किया जाता है किसी भी फैमिली कोर्ट में, तो जो आप मेंटेनेंस देंगे, जो एक्सपेंसेस देंगे, वो कौन देगा, यहाँ पे हस्बैंड साहब को ये एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। और ये बात हमको डील कहाँ करता है, तो ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन
सेक्शन नंबर 24 में ये बात डील करता है। सेक्शन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंसेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 25 उसी से हमारा डील करता है। अगर सेक्शन नंबर 26 की हम बात करते हैं तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस की बात करता है कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया और उनके साथ साथ एक दो बच्चे भी हैं, तो बच्चे किसके साथ रहेगा, किसकी कस्टडी में रहेगा? क्या अगर बच्चा माइनर है तो मदर के पास रहेगा कि फादर के पास रहेगा? अगर बच्चा मेजर है, अगर लड़की है तो किसके साथ रहेगी, फादर के साथ रहेगी कि मदर के साथ रहेगी? अगर बच्चा मेजर हो गया तो वो किसके साथ रहेगा, तो किसके में उसका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड करेगा? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात सेक्शन नंबर 26 में ये देखने को हमको मिलता है। अगर यहीं बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की, तो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है। मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ हैं, तो जाहिर सी बात है जब दोनों का शादी हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बस शादी हो गया प्रॉपर्टी कुछ रहा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टीज़ भी रही होंगी। तो सेक्शन नंबर 27 जो डील करता है वो प्रॉपर्टीज से डील करता है। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की हम बात करते हैं, तो अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स के बारे में बात करता है कि किस तरह से हम अपील और डिक्री को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई भी अपील हो गया, कोई भी डिक्री आ गया, तो उसको हम किस प्रकार से ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 28 डील करता है। सेक्शन 28A की हम बात करते हैं तो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स की बात करता है कि किस प्रकार से हम इन्फोर्स करेंगे। अगर डिक्री कोर्ट ने दे दिया है तो अब डिक्री लेकर के हम घूमेंगे तो है नहीं, उसका इन्फोर्समेंट होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से इसका इन्फोर्समेंट होगा। तो उसी के इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है कि अगर आपको डिक्री कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है तो आप उस डिक्री को लेकर के घूमेंगे टहलेंगे तो नहीं, आप क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। और जो हमारे पास लास्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 29 आ जाता है, इसमें सेविंग्स के बारे में बताया जा रहा है और सेक्शन नंबर 30 जो है आपका रिपील्ड है। तो साथ ही आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किस खूबसूरती से आपने पूरा यहाँ पे आपने पूरा डील कर लिया हिंदू मैरिज एक्ट के बेयर प्रोविजंस को। अगर आप बेयर प्रोविजंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा बेहतर होता है। साथियों कुछ चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर साथियों हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉस की, अगर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो मैं उसको कोई भी चीज़ लिखूंगा तो उसको शॉर्टकट में मैं लिखूंगा और आपको लॉन्ग कट में उसको समझना है। देखिए अगर हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं तो साथियों इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे 5-6 चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेस हमको देखने के लिए मिलता है, सबसे तो पहले साथियों हमको श्रुति देखने के लिए मिलता है, फिर उसके बाद से हमको स्मृति देखने के लिए मिलता है, फिर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। जो कमेंट्रीज बुक होती हैं एंड डाइजेस्ट जो बुक होती हैं, ये कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है। फिर जो कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, जो जिसको हम लोग जुडिशियल डिसीजन कहते हैं, वो जुडिशियल डिसीजन भी हमको देखने के लिए मिलता है। किसकी बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में हम बात करते हैं। लेजिस्लेशन, क्या क्या कानून इस पे बने हैं, ये भी हमें सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में देखने के लिए मिलता है। साथ साथ साथियों आपको ये भी देखने के लिए मिलता होगा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की बात करता है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की बात भी हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, ये सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में देखने के लिए मिलता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, हमको कस्टम्स हमको हिंदू मैरिज एक्ट में देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में क्या है, क्या आपके पास स्मृति है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में, श्रुतिस है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हैं और जुडिशियल सेपरेशन है और साथ साथ लेजिस्लेशन आपके हैं। फिर उसके बाद से जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है और कस्टम्स है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है। और ये जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ये 3 चीज़ आपको दे देगा और ये चौथा चीज़ यहाँ पे नहीं देगा और कहेगा क्या क्या ये भी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सातों चीज़ को जानकारी रखना पड़ता है कि हाँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अब साथियों मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी से यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि श्रुति क्या होता है, श्रुति स्मृति क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर बात करते हैं साथियों श्रुतिस की, तो श्रुतिस में हमारे पास 2 चीज़ आ जाता है। अब क्या क्या चीज़ आ जाता है, श्रुति में हमारे पास वेदास आ जाते हैं। सबसे तो पहले हमें वेदों के बारे में हमको देखना होता है। अगर हम श्रुतिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वेद देखना पड़ता है। अब वेद के साथ साथ सिर्फ एक वेद हमको नहीं देखना पड़ता है, इसके साथ साथ साथियों हमको उपनिषद भी देखना पड़ता है। श्रुति में हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले हमको वेदास देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से वेद हैं। अगर हम वेद की बात करते हैं तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेदों के बारे में बात किया जाता है, जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद वेद कहते हैं, श्याम वेद कहते हैं और अथर्व वेद कहते हैं। इन चारों वेदों के बारे में हर लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं सुना गया होगा। अगर वेद की हम बात करते हैं तो यही 4 वेद हैं हमारे हिंदू
मैरिज एक्ट में भी और हमारे संस्कार में भी ये 4 वेदों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फिर मैं नाम बता देता हूँ, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। और साथियों उपनिषद की बात करते हैं तो ये उपनिषद होता है, इसके बारे में बस इतना ही जानिए। तो आप लोगों ने श्रुतिस को देख लिया कि श्रुतिस को हम 2 रूपों में बाइफर्केट करते हैं। जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उस अच्छे से उस टॉपिक को कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं डील करूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों। अब सोच रहे हैं कि जब आपने श्रुतिस देख लिया तो अब स्मृति क्यों आप छोड़ेंगे, आप स्मृतिस को भी देख लीजिए। स्मृति को भी आप क्या करेंगे, 2 फॉर्म में आप बाइफर्केट करके देखेंगे। तो एक में क्या आ जाता है, जो एक इसका फॉर्म होता है उसको हम लोग धर्म सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। और दूसरे को क्या जानते हैं स्मृति में, इसको धर्म शास्त्र के नाम से जानते हैं साथियों। तो यहाँ पे धर्म सूत्र है, यहाँ पे धर्म शास्त्र है। तो आप ये किसको डील कर रहे हैं, जब आप स्मृति को डील कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं। जब आपने श्रुति को डील किया था तो उसमें 4 वेदासों को आपने देखा था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपके पास आए थे। साथ ही साथ उसमें उपनिषद के भी बारे में आपको देखने के लिए मिला था। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, अब हमारे पास कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आ जाता है कि ये दोस्तों कमेंट्रीज और डाइजेस्ट होता क्या है। इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कमेंट्रीज होता क्या है, डाइजेस्ट होता क्या है। मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता दूं कि हाँ कमेंट्री क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। साथियों हमको यहाँ पे आपको कोरिलेट करके बताते हैं। देखिए आपने जब हिंदू मैरिज एक्ट को आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे दया भाग और जीमूत वाहन आपने नाम जरूर सुना होगा। किस चीज़ का नाम साथियों मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे दया भाग का नाम, दया भागा का नाम आपने सुना होगा। ये हमारा क्रैश कोर्स है साथियों, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमें पूरा आज ही बेयर एक्ट खत्म करना है और इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा आपका सेशन हो जाएगा और आपको भी देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। बस आप उस टॉपिक को लर्न करके रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। तो देखिए कमेंट्रीज और डाइजेस्ट की बात करते हैं तो इसमें दया भाग आता है, साथ साथ इसमें जीमूत वाहन आता है। इन सभी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों को याज्ञवल्क्य स्मृति भी आता है इसी में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साथियों कमेंट्स एंड डाइजेस्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब साथियों जब आप इन सभी चीज़ों को देख लिए तो आप जुडिशियल डिसीजंस को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीज़, जुडिशियल डिसीजन। और जुडिशियल डिसीजन हम किसको कहते हैं साथियों, जुडिशियल डिसीजंस वो होता है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्या की जाती है, बाय टाइम हमको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी हमारे न्याय निर्णय होते हैं, जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, जैसे सरला मुद्गल का हो गया, चाहे किसी का भी अगर हम केस ले लेते हैं तो ये सब क्या है, ये सभी के सभी हमारे जुडिशियल डिसीजन के अंतर्गत ये डील करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जुडिशियल डिसीजन आपका हो गया। अब लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं कि लेजिस्लेशन क्या होता है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि लेजिस्लेशन किसको डील करता है। तो लेजिस्लेशन में तमाम तरह के कानून बने हैं, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट की हम बात कर लेते हैं, द हिंदू वुमेन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की बात कर लेते हैं, स्पेशल मैरिजेस एक्ट की बात कर लेते हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लेते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे लिए लेजिस्लेशन है। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से डील करना है। अब साथियों आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि अभी जो मैंने बताया है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस क्या होता है। तो अब इसके बारे में भी आप जान जाइए कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस क्या होता है, ये किस चीज़ पे डील करता है। अगर हम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस की बात करते हैं तो ये किस चीज़ के साथ ये चलता है, अगर इसके साथ कोई चीज़ को रिलेट करता है तो क्या होता है। अगर मेरा मानना ये है कि अगर किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ में और उसके बाद से स्मृतिस में या कमेंट्रीज में, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसी के आधार पे यहाँ पे डिसीजन को देते हैं। अब आप लोग साथियों इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, अब आप कस्टम्स को भी देखेंगे। आप लोगों को मैंने 7 चीज़ शुरुआत में बताया था, वो क्या क्या चीज़ें बताया था, फिर मैं आपको सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। साथियों मैंने सबसे पहले आपको श्रुतिस के बारे में बताया था, फिर स्मृतिस के बारे में बताया था, फिर कमेंट एंड डाइजेस्ट के बारे में बताया था, फिर जुडिशियल सेपरेशंस के बारे में बताया था, लेजिस्लेशन के बारे में, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बारे में बताया था। अब साथियों आपको मैं यहाँ पे कस्टम्स के बारे में बताऊंगा कि कस्टम्स होता क्या है, किसको हम लोग कस्टम्स कहते हैं और कस्टम्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब सारे टर्मिनोलॉजीज़ को आप अच्छे से समझेंगे
तो आप जब आंसर करने जाएंगे, अगर रीजन और असर्शन बेस भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो साथियों आप अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम्स की बात करते हैं, अब कस्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो साथियों मैं 4-5 चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि इट मस्ट बी एंशिएंट, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बहुत एंशिएंट होना चाहिए। कस्टम्स हमारा क्या होना चाहिए, ये कस्टम्स हमारा जो होना चाहिए वो बहुत ही पुराना होना चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में क्या हम ले लेते हैं साथियों, इट मस्ट बी रीजनेबल, जो हमारा कस्टम्स होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कस्टम्स ऐसा बना दिया है जो कि अनरीजनेबल है। आप किसी का बलि देंगे, अगर किसी की शादी करने जाना है आपको तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घर में किसी का बलि दे करके जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो इट मस्ट बी कंटिन्यूड आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये क्या होना चाहिए, जो हमारा कस्टम्स होता है ये कंटिन्यूड होना चाहिए। कितने, कब से, तो बहुत पुराने समय से ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूड होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हम कंडीशंस की और कस्टम्स की बात करते हैं, ये अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए साथियों, इट नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसीज, मीन्स कि किसी भी लोक नीति को ये क्या कर रहा होगा, ये किसी भी लोक नीति को खराब नहीं कर रहा होगा, ये पब्लिक पॉलिसी का जो पॉलिसी है इस पॉलिसी को अपोज नहीं कर रहा होगा। अगर इसमें नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय एक्सप्रेस इनेक्टमेंट्स के द्वारा ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कानून के द्वारा कोई कानून बना करके कानून ला दिया गया है इस पर कि हाँ ये आज से कस्टम नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कस्टम्स नहीं मानेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने यहाँ पे पूरे इस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉस को आपने डील कर लिया। अब साथियों जब हम आगे बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नहीं तो बाकी तो फिर बेयर एक्ट हम यहाँ से स्टार्ट ही करेंगे कि बेयर एक्ट में क्या क्या आता है। साथियों मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से स्कूल्स हैं हमारे हिंदू लॉ में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछ लिए जाते हैं कि स्कूल्स कौन कौन से हैं हिंदू लॉ में। जैसे हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में भी हमको देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन से हमारे स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में। इसी तरह साथियों हमको यहाँ पे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज के बारे में भी देखने हैं, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में देखना है। तो साथियों हमारे पास यहाँ पे 2 स्कूल आते हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट जो 2 स्कूल होते हैं, इसी 2 स्कूल्स के बारे में पूछा जाता है। एक मिताक्षरा स्कूल होता है और दूसरा दयाभागा स्कूल होता है। अब मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि ये बता दीजिए मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल्स आते हैं। तो साथियों अगर हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे द बनारस स्कूल आता है, फिर यहाँ पे द मिथिला स्कूल आता है, द्रविड़ स्कूल आता है, फिर बॉम्बे एंड महाराष्ट्र स्कूल आता है और साथ साथ पंजाब स्कूल आता है। तो ये इतने प्रकार के स्कूल्स के बारे में हमको कौन डील करता है, तो ये डील करता है हमारा मिताक्षरा स्कूल्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ से आपने जो था जो भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया। साथियों जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने का पूरा प्रयास किया। अब आगे देखते हैं, अब बेयर एक्ट पे चलते हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। और ये यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें नंबर गेन करना है। मेन हमारा मोटिव है नंबर गेन करना। अगर हम एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो सबसे पहले हमें नंबर वहाँ से क्या करना है, गेन करना है। तो मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लॉन्ग कट भी बताऊंगा, जो जैसे जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ पे फुलफिल करते हुए चलूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये क्या है। तो साथियों ये हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का ये एक्ट है। अगर इसके एक्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये एक्ट नंबर क्या है, ये 1955 का ये 25वें नंबर का एक्ट है। तो एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 ये कब बन के तैयार हुआ था, तो ये 18 मई 1955 को ये बन करके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मैं उसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, मैं उसी टॉपिक को ले रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से एक्ट नंबर से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्ट नंबर क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो एक्ट नंबर 25 है अब हिंदू मैरिज एक्ट का। ये कब बना था साथियों, तो ये 18 मई 1955 को ये बना था। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो बेयर एक्ट में आपको एज यूजुअल यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास भी बेयर ही एक्ट है और ये ऑफिशियल बेयर एक्ट है और इसी बेयर एक्ट से सभी पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब लोग यही पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के भी जज साहब लोग यही पढ़ते हैं, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जज
साहब इसी बेयर एक्ट को पढ़ते हैं और वही बेयर एक्ट हम और आप एज ए स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये बेयर एक्ट ही है जो हमें सही सही इन्फॉर्मेशन देता है। आप अगर कोई भी लॉ पढ़िए तो कोशिश करिए कि बेयर एक्ट को आप प्रीफर करिए, बेयर एक्ट से ही आप पढ़िए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आ जाता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट्स के बारे में बात करता है। अब शॉर्ट टाइटल में क्या है, तो शॉर्ट टाइटल में इसका नाम आप लोगों ने देख ही लिया कि इसको हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको कि 1955 का एक्ट कहा जाता है। इसमें क्लॉज 2 की बात करते हैं। तो साथियों क्लॉज 2 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पहले था कि एक्सेप्ट J&K मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट करके ये क्या होता था, सभी एक्ट लागू होता था। लेकिन आप सभी को पता है साथियों J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब की बात कर रहे हैं, 2019 का ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद से। कब ये पास हुआ था साथियों, तो ये 31 अक्टूबर 2019 में ये एक्ट पास हुआ था। और इस एक्ट के पास होने के बाद से हमारा जो कानून है कहाँ पे लागू हो गया, संपूर्ण भारत पर हमारा कानून लागू हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को हमें अभी यहाँ पे नहीं डील करना है। हमें यहाँ पे ये जानना था कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है, क्या ये संपूर्ण भारत पर लागू है हिंदू मैरिज एक्ट। तो हाँ, हमें यहाँ से पता चल गया, मैंने आपको वो पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं साथियों एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एप्लीकेशन किस किस के ऊपर होता है, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, मान लीजिए कि क्या ये मुसलमान पे भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, क्रिश्चियन पे भी लागू होगा, पारसी पे भी लागू होगा, तो जी बिल्कुल नहीं होगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट उसी पे लागू होगा जो क्या है, जो जन्म से हिंदू है, जो धर्म से हिंदू है, जो कर्म से हिंदू है, उसी के ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पे वीरशैव की बात कर रहा है, लिंगायत की बात करता है, ब्राह्मण की बात करता है, प्रार्थना और आर्य समाज की बात करता है। इन सभी को क्या माना जाता है, इन सभी को हिंदू माना जाता है। तो ये हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। हिंदू में और कौन आते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए और सिख रिलीजन के लोग हो गए, इनको क्या क्या माना जाता है, इनको हिंदू माना जाता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ द कोड में ये सभी लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो सेक्शन नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने SADO शैडो के बारे में मैंने आपको बताया था। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट के बारे में आप लोगों ने देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर लागू नहीं होगा, मुस्लिम के ऊपर लागू नहीं होगा, क्रिश्चियंस के ऊपर लागू नहीं होगा, पारसीस के ऊपर लागू नहीं होगा, ज्यूस के ऊपर लागू नहीं होगा। जो हमारे हिंदू धर्म से नहीं डील करते हैं उनके ऊपर क्या होगा, ये लागू नहीं होगा। क्या नहीं लागू होगा, हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। देखिए साथियों यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, और सेक्शन नंबर 3 में हमारा बात करता है डेफिनेशंस क्लॉजेस के बारे में, कि डेफिनेशंस क्लॉजेस में आता क्या है, किसको हम डेफिनेशन क्लॉजेस कहते हैं। डेफिनेशन क्लॉसेस में कौन कौन सी ऐसे बातें दी हैं, कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज दिए हैं जिनको हमको समझना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कस्टम्स एंड यूजेस की बात करता है। ये कस्टम्स क्या होता है, यूजेस क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, क्योंकि जब साथियों हम कस्टम्स और यूजेस की बात करते हैं तो ये यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम किसको कस्टम्स कहते हैं, किसको यूजेस कहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म से चली आ रही प्रथा होती है उसी को हम लोग कस्टम्स प्रथा वगैरह, अभी जो मैंने आपको कस्टम्स के बारे में बताया है, जैसे कि एंटिक होना चाहिए और लॉन्ग टर्म से वो चले आना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस कराया है ना। एंशिएंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और वो कंटिन्यूड होना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में क्या कर रहा है, सेक्शन नंबर 3 का जो क्लॉज ए है बात कर रहा है। अगर हम बी की बात करते हैं साथियों यहाँ पे इसके डेफिनेशन क्लॉजेज में, तो ये बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बात करता है, तो साथियों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे सी में बात करता है हमारा फुल ब्लडेड के बारे में, कि फुल ब्लडेड किसको कहते हैं, यूट्राइन ब्लडेड किसको कहते हैं, सपिंदा रिलेशंस किसको कहते हैं, फिर उसके बारे में फिर प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या दिया है, यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है। अब फुल ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो फुल ब्लड में कौन कौन आता है, हाफ ब्लड में कौन कौन आता है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमको देखना है। अगर फुल ब्लड की देखिए, फुल ब्लड क्या होता है और हाफ ब्लड क्या होता है, किसको हम लोग फुल ब्लड कहते हैं, किसको हाफ ब्लड कहते हैं। देखिए, 2 persons are said to be related to each other by the full blooded when they are descended from the common ancestor by the same wife यहाँ पर देखिए same wife, and by half blood when they are descended from the common ancestor but by the different wives की बात कर रहा है। कह रहा है फादर की, जो फादर हैं उनकी 2 वाइफ हैं, दोनों बच्चों को हाफ ब्लड कहते हैं। जैसे कि हाफ ब्लड में जैसे एक पिता है,
एक पिता है, अब उसकी पहली पिता की उसकी वाइफ मर गई है। अब वाइफ मरने के बाद क्या किया, उसने दूसरी शादी कर लिया है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को फुल ब्लड और हाफ ब्लड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट वाइफ्स की बात कर रहा है, जो डिफरेंट वाइफ से अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग हाफ ब्लड कहते हैं। अगर पिता एक है और माता अलग अलग है तो इनको हाफ ब्लड के नाम से जानते हैं, और माता एक है पिता अलग अलग है तो इसको फुल ब्लडेड के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास आता है यूट्राइन ब्लड। ब्लड किसको कहते हैं, यूट्राइन ब्लड भी हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट हस्बैंड होते हैं, माता एक रहती हैं लेकिन पिता क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट वाइफ होते हैं, पिता एक रहते हैं फुल ब्लडेड में, और हाफ ब्लडेड में पिता क्या होते हैं, एक होते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, लेकिन वाइफ्स क्या हो जाती हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यूट्राइन ब्लड में यहाँ पे डिफरेंट हस्बैंड हो जाते हैं। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। प्रिस्क्राइब्ड में क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड में वही रूल और रेगुलेशंस जो प्रिस्क्राइब्ड करके हमको दे दिया गया है कोर्ट ऑफ मीन्स की पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे सपिंदा रिलेशन। ये सपिंदा रिलेशन होता क्या है, किसके ऊपर ये सपिंदा रिलेशन लागू होता है। तो साथियों जब हम सपिंदा रिलेशंस की बात करते हैं तो फादर के जनरेशन से ये 5 पीढ़ी के ऊपर सपिंदा रिलेशंस लागू होता है, और मदर के तरफ से ये 3 जनरेशन तक ये सपिंदा रिलेशंस को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि सपिंदा रिलेशन फादर की तरफ से कितने जनरेशन तक होता है और माता की तरफ से कितने जनरेशन तक होता है। तो आप एज यूजुअल लर्न कर लीजिएगा। अगर सपिंदा रिलेशंस की बात करते हैं, फादर की तरफ से बात करेगा तो 5 जनरेशन का गैप होना चाहिए सपिंदा रिलेशंस में, और अगर मदर की बात करता है तो 3 जनरेशन का गैप होना चाहिए मदर की तरफ से, कहाँ पे, सपिंदा रिलेशंस में। उसके बाद से यहाँ पे डिग्रीज के बारे में बात किया जा रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था साथियों वो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट में यहाँ पे क्या था, आपका फुल ब्लड और हाफ ब्लड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, यूट्राइन ब्लड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, सपिंदा रिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सभी ज़रूरत की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक, अब आप आगे देखिए, आगे कह रहा है ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट के बारे में बात करता है कि हाँ इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, जो कि सेक्शन नंबर 4 से डील करता है। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आपका क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 से। सेक्शन नंबर 5 ही आपका वो कंडीशंस है जहाँ पे बताया जाता है कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं एक वैलिड मैरिज करने के लिए, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जब हम इसको बाइफरकेट करके अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा तो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट अपने लैंग्वेजेस में कि हाँ इसको किस तरह से डील किया जाता है। देखिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों तो हमारे पास यहाँ पे पाँच क्लासेस मिलते हैं। पहले क्लास में क्या होता है, मोनोगैमी की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो पहले क्लास में हमारे पास जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 डील करता है वो मोनोगैमी से डील करता है। और ये सेक्शन नंबर कौन है, ये सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज 1 है। ठीक, अगर सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज 2 को हम डील करते हैं तो ये मेंटल हेल्थ से बात करता है। ये किस चीज़ से बात करता है, मेंटल एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड बात करता है। ये बात कौन करता है, सेक्शन नंबर 5 का हमारा क्लॉज 2 बात करता है। इसी तरह से आपको शॉर्ट सिंपल सिर्फ कीवर्ड लर्न करके रखना है। सिर्फ अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 3 के बारे में तो ये एज ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करता है कि हाँ पार्टीज की क्या एज होनी चाहिए, ये हमारा 5 का क्लॉज 3 यहाँ पे ये डील करता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज 4 की बात करते हैं तो ये किस चीज़ से डील करता है, ये अवॉइडेंस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। जो अभी मैंने आपको सपिंदा रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है, अभी मैंने बताया, तो ये 5 के क्लॉज 4 से ये क्या करता है, ये डील करता है। अगर हम बात करते हैं 5 का क्लॉज 5 किस चीज़ से डील करता है साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट का, तो ये डील करता है अवॉइडेंस ऑफ सपिंदा रिलेशंस के बारे में बात करता है। तो इन सभी 5 कंडीशंस को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, और इसी 5 कंडीशंस को हम यहाँ पे थोड़े से डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए, सेक्शन नंबर जब 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला दिया है नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स कि दोनों पक्षकारों में से किसी भी अगर दूसरी शादी करनी है या पहली शादी करनी है तो उसमें क्या होने चाहिए, किसी भी पक्षकार के किसी भी हस्बैंड का वहाँ पे जीवित नहीं होना चाहिए। ये कहाँ बताया जा रहा है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 1 में ये बात बताई जा रही है। सेकंड में बताई जा रही है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड्स के बारे में बता रहा है। किस चीज़ के बारे में बता रहा है साथियों, यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, जो कि मेंटल एंड हेल्थ से मैंने बताया है ना, इस प्रकार से कोई व्यक्ति ग्रसित नहीं होना चाहिए। कब नहीं ग्रसित होना चाहिए, जब वो शादी करने जा रहा है तो वो किसी प्रकार के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से
किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से पीड़ित है तो वो क्या कर सकता है, वो विवाह करने के लिए अक्षम माना जाता है। फिर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है एज ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं कि क्या एज होनी चाहिए। अगर किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमको शादी करना है तो यहाँ पे एज हमको देखना पड़ता है। एज क्या होना चाहिए, जो लड़के की एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़की की एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलता है। जो हमको यहाँ पे फोर्थ चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है साथियों, ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बारे में बात करता है। अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज किसको कहते हैं, अब उस प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बारे में हमको दिखाया जा रहा है कि प्रोहिबिटेड डिग्री क्या क्या होती है। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर कोई आ रहा है तो वो शादी नहीं हो सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 5 में बता रहा है कि सपिंदास रिलेशंस के बारे में बता रहा है कि किसको हम लोग सपिंदास रिलेशनशिप्स कहेंगे। तो सेक्शन नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको डील करके दिखा दिया। बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 में। 6 की बात आप करिए ही ना, क्योंकि इसको पहले ही क्या कर दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया। सेक्शन नंबर 7 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7 में बात कर रहा है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। कौन कौन सी सेरेमनीज होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ही डील कर दिया है कि किस किस सेरेमनीज के साथ कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में उन्हीं सभी एक्ट्स के बारे में यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 7 आप अगर शॉर्टकट ट्रिक से याद रखेंगे तो 7 फेरे होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसी सेक्शन नंबर 7 में ही सेरेमनीज के बारे में बात कर रहा है। 7 फेरे इज इक्वल टू, देखिए 7 फेरे इज इक्वल टू 7। सेक्शन नंबर 7 ये किस चीज़ से डील करता है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेरेमनी से डील करता है। तो आपने सेक्शन नंबर 7 भी यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 8 की। सेक्शन नंबर 8 में हमारा क्या कहता है, यहाँ हमारा सेक्शन नंबर 8 कहता है रजिस्ट्रेशंस ऑफ हिंदू मैरिज। अब किस प्रकार से, अगर हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है तो किस प्रकार से हम मैरिज को रजिस्टर करेंगे, कहाँ पर जा करके रजिस्टर करेंगे। अगर कोई चीज़ होता है रजिस्टर करने के लिए तो उसके बारे में कौन हमारा डील करता है, सेक्शन नंबर 8 हमारा डील करता है। और हर एक जागरूक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा करके रखना चाहिए, क्योंकि मैरिज रजिस्टर कराने के नुकसान नहीं 100% क्या होते हैं साथियों, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। किस चीज़ का, अगर हम अपने मैरिज को रजिस्टर करा करके रखते हैं तो ठीक। इसमें अगर हम केस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें सीमा अश्वनी कुमार का भी केस आता है। किसकी बात करते हैं, अगर हम सेक्शन नंबर 8 में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की, तो इसमें एक केस आता है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2006 का एक रेलिवेंट मामला है। और इसमें कोर्ट ने क्या किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है। किस प्रकार का ऑर्डर दिया है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। इसमें आपको क्या करना चाहिए, अनिवार्य रूप से आपको अपने मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवा करके रखना चाहिए। ये बात हमको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है, तो सेक्शन नंबर 8 में ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर सेक्शन नंबर 8 से क्वेश्चन आता है। सेक्शन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है, किसको हम लोग कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, तो इसी कॉन्जुगल राइट्स के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे कि हाँ कॉन्जुगल राइट्स में कौन कौन सी बातें आती हैं। अब इसमें इसेंशियल्स के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस, देखिए कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है साथियों, अगर हम आपको आसान लैंग्वेजेस में बताएं तो राइट्स ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स के बारे में बात करता है। राइट्स ऑफ जो मैरिज के बाद जो इंटरकोर्स होता है उसी इंटरकोर्स के बारे में राइट्स ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है। और जो दूसरा यहाँ पे बात करता है वो राइट ऑफ कपल टू हैव ईच अदर सोसाइटीज़ के बारे में हमको क्या बात करता है, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बताता है। अगर सिंपल लैंग्वेजेस में कहें तो हस्बैंड अगर वाइफ से दूर रह रही है, अगर वाइफ हस्बैंड से दूर रह रहा है तो दोनों क्या कर सकते हैं, अपना पिटीशन कोर्ट में जा करके फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब दोनों लोग हम लोग साथ में रहना चाहते हैं और साथ में रहकर क्या करना चाहते हैं, कोहैबिटेशन भी हम लोग करना चाहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन नंबर 9 इसी चीज़ से बस डील कर रहा है। सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये जुडिशियल सेपरेशन होता है। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, इसको भी हमें डील करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब जुडिशियल सेपरेशंस की हम बात करते हैं साथियों तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें रेमेडीज़ के बारे में बताया जाता है। अगर कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर किसी भी को भी दे दिया गया है, जुडिशियल सेपरेशन दे दिया गया है आफ्टर मैरिज कि हाँ आप लोगों का मैरिज हो गया, अगर आप दोनों लोगों की पट नहीं रही है
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन में आप रह सकते हैं, आप अलग रह सकते हैं, आप अलग रह सकते हैं, आप लोग दोनों लोग अलग अलग रह करके क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने आप को वॉच कर सकते हैं कि क्या आप लोग अलग रहने के बाद मीन्स कि अगर 6 महीना के लिए आपको जुडिशियल सेपरेशन दे दिया गया, 1 साल का जुडिशियल सेपरेशन दे दिया गया, तो क्या आप दोनों लोग जुडिशियल सेपरेशन के बाद आप दोनों लोग अलग रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। अगर आप लोग अलग रह पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, आप लोगों का म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स भी करवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस पीरियड में अगर आप लोग एक साथ आना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप लोग आ भी सकते हैं। ये जुडिशियल सेपरेशन इसीलिए दिया जाता है, आपको चेक किया जाता है, आपको यहाँ पे वॉच किया जाता है कि आप दोनों लोग वाकई में अलग रहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोर्ट में क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जुडिशियल सेपरेशन वहाँ पे क्या किया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा सबसे पहले दिया जाता है। बात करते हैं साथियों यहाँ पे हम वाइड मैरिजेस के बारे में कि वाइड मैरिजेस किसको कहते हैं, वाइडेबल मैरिजेस किसको कहते हैं। तो हम यहाँ पे वाइड मैरिज को अगर हम देखते हैं तो वाइड मैरिज जो होता है साथियों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाता है अगर हम वाइड मैरिज की बात करते हैं। साथियों अगर वाइड की हम बात करते हैं तो जो वाइड होता है ये शून्य होता है। शून्य कब से होता है, तो जब शून्य होता है वाइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही शून्य होता है। जब हम वाइड की बात करते हैं साथियों तो ये शुरुआत से ही क्या होना चाहिए, ये शून्य होना चाहिए। अगर कोई ऐसा शादी हो गया होगा जो कि क्या होगा, शुरुआत से ही शून्य हो गया। और हम किसके कंडीशंस को देखेंगे तो साथियों हम क्लॉज नंबर 1 को देखेंगे, क्लॉज 4 को देखेंगे, क्लॉज 5 को देखेंगे। किसके क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को देखेंगे तो साथियों हमको देखना पड़ेगा क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को, किसके, हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 को देखना पड़ेगा। और यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि अगर वाइड मैरिज अगर होता है तो कहाँ पे ये कंडीशंस बताई गई हैं, तो मैरिज ऑफ कंट्रावेंशंस ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, अगर बाइगेमी कर लिया जाता है तो यहाँ पे मैरिज क्या होगा, वाइड हो जाएगा। अगर वाइगेमी अगर किसी भी हस्बैंड के द्वारा कर लिया जाता है तो क्लॉज 1 में ये क्या होगा, वाइड होगा। अगर क्लास 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रावेंशन, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई मैरिज किया जाता है यहाँ पे भी मैरिज वाइड होगा। अगर हम क्लास 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर सपिंदा रिलेशन में अगर शादी कर लिया जाता है तो मैरिज क्या होगा, यहाँ पे वाइड आपका मैरिज हो जाएगा। अगर हम साथियों यहीं पे बात करते हैं वाइडेबल मैरिज क्या होता है, तो वाइडेबल मैरिज के बारे में अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि एक पक्ष के निर्णय पर डिपेंड करता है। अगर एक पक्ष अगर चाहता है कि वाइड किस किस कंडीशन में होगा, मैरिड नॉट कंज्यूमेटेड ऑविंग इट्स इंपॉर्टेंस, अगर मान लीजिए कि जिसके साथ अगर शादी हुआ है अगर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंस है तो इसमें क्या किया जा सकता है, या तो वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वाइफ अपना पिटीशन फाइल करे कि ये क्या है, ये नपुंसक आदमी है, इसके साथ हमें नहीं रहना है, तो या तो केस फाइल कर सकती है या क्या कर सकती है, जीवन भर उसी व्यक्ति के साथ रह सकती है। इस कंडीशन में मैरिज क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज 2 देखिए, जिसमें साउंड माइंड की बात करता है। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड अनसाउंड माइंड मिल गया, उसको पागल मिल गया, अगर महिला उसके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या करेगी, केस फाइल करेगी। लेकिन अगर उसके चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर वो उसी के साथ रहना चाहती है, उसी पागल व्यक्ति के साथ रहना चाहती है तो नहीं केस फाइल करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाइडेबल मैरिजेस के ग्राउंड हो जाते हैं। और यही इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन नंबर 13 से। और जो कि सेक्शन नंबर 13 हमारा डील करता है साथियों डाइवोर्स से डील करता है। अब यहाँ पे हमको दो ग्राउंड्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है कि किस किस ग्राउंड पे किस किस तरह से किसी का भी डाइवोर्स यहाँ पे कराया जा सकता है, तो उसी डाइवोर्स को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले डाइवोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइवोर्स किसका होगा, जिसका पहले से क्या होगा, जिसका पहले से मैरिज हो चुका होगा। अब किसी का मैरिज ही नहीं हुआ होगा, वो जाके कहेगा कि माय लॉर्ड हमको क्या करना है, डाइवोर्स करना है, तो पहले कोर्ट तो यही ना पूछेगी कि पहले लगाओ कि कब का तुम्हारा शादी हुआ, कितने दिन पहले का, तो कहेगा साहब शादी नहीं हुआ, पहले हमको डाइवोर्स करना है। तो ऐसे नहीं होता है। अगर किसी को डाइवोर्स लेना है तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, उसका मैरिज सेरेमोनाइज होना चाहिए, मीन्स कि सबसे पहले उसका शादी हुआ होना चाहिए, तभी वो उसी ग्राउंड पे क्या कर सकता है, डाइवोर्स क्लेम कर सकता है और उसी ग्राउंड पे वो डाइवोर्स को ले सकता है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे साथियों जब डाइवोर्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है, कई ठो थ्योरीज हमको देखने के लिए मिलता है, किस किस आधार पे हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता होगा कि क्रूएलिटीज़ के आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। और पति जो है
मीन्स कि जो भी ग्राउंड बता रहा है, फॉल्ट थ्योरी के आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, और उसके बाद से क्रुएल्टी के ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी डाइवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में सेक्शन नंबर 13 में हमको बताया गया। अगर मान लीजिए कि आपसे रैंडमली पूछ दिया जाता है कि भाई अगर वाइफ है तो अगर क्या कहते हैं कि उसको डाइवोर्स लेना है तो किस आधार पर ले सकती है, तो यही बताया जा सकता है कि फॉल्ट ग्राउंड्स जो थ्योरी है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर हम क्रुएल्टी के आधार पर हम यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 में आपको बताना होगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर 13A के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 13A में, जिसमें कि हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के बारे में आपको ऑलरेडी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू को बताते ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या आता है। तो साथियों इसमें ये होता है कि अगर दोनों पक्षकारों के द्वारा, मीन्स कि हस्बैंड के द्वारा भी और साथ साथ वाइफ के द्वारा भी अगर पिटीशन फाइल कर दिया जाता है और पिटीशन करके फाइल करके कहा जाता है कि मैं दोनों लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ग्राउंड आपको फर्निश किया जाता है, एक माध्यम आपको दिया जाता है जिसको हम लोग एडीआर मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और इस एडीआर मैकेनिज्म में आपको भेज दिया जाता है जहाँ के आपके डिस्प्यूट को क्या किया जाता है, सुलह समझौता के द्वारा क्या किया जाता है, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। और अगर आप लोग समझ जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, मामला समाप्त हो जाता है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपका क्या होता है, 13B में आकर के आपका म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है। तो ये बात आपका सेक्शन नंबर 13 और 13B दोनों को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर लॉ करने के बाद अगर आप वकालत भी करते हैं तो आप इन सभी सेक्शंस पे आप कमांड बना के रखेंगे तो आपकी वकालत कभी ख़राब नहीं जाएगी, क्योंकि इन सभी सेक्शंस पे आपके पास केस आएंगे। ठीक, बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की। अब सेक्शन नंबर 14 में बात करता है साथियों, अब यहाँ से सिंपल है, अब यहाँ से 5 मिनट में आपका ये पूरा सेशन ओवर हो जाएगा। अब आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के भीतर आपको किसी भी प्रकार का आपको पिटीशन नहीं फाइल करना है। कहाँ पे नहीं फाइल करना है, कहा जा रहा है कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो कम से कम आप क्या करेंगे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ 1 साल के अंदर नहीं आएंगे। अगर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं अराइज हो रहा है तो आप 1 साल के अंदर नहीं आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है सेक्शन नंबर 15 बात करता है। यहाँ पे कह रहा है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। अगर किसी का तलाक हो गया, किसी का विवाह विच्छेद हो गया तो किस प्रकार से दोहरा करके शादी कर सकता है। तो वो अगर उसको शादी करना है तो मैरी अगर उसको अगेन करना है तो यहाँ पे दिया है कि आपको 6 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, पहले 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही से ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी को इंजॉय कर सकते हैं। मीन्स कि दूसरी शादी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लॉज दिया है 6 महीने के कि आपको अगर डाइवोर्स मिल भी गया तो आप क्या करेंगे, 6 महीना वेट करेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आज तलाक मिला और आप कल जा करके दूसरी शादी कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 15 यही बात करता है। सेक्शन नंबर 16 कह रहा है लिजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है। साथियों अभी आप लोगों ने वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस, वॉइड एंड वॉइडेबल को आपने डील किया है। वॉइड में क्या होता है, जो कि शुरुआत से ही शून्य होता है। ऐसा कोई बच्चा शुरुआत से शून्य कैसे हो सकता है, बच्चा शुरुआत से शून्य नहीं हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड है उसके वॉइड और वॉइडेबिलिटीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि किस बच्चे को हम लोग माना जाएगा कि वो बच्चा सही है या उस बच्चे का जो धर्मजता है, जो उसकी वॉइडेबिलिटी है, जो उसकी लेजिटिमेसी है वो सही है कि नहीं है। ये बात सेक्शन नंबर 16 करता है। सेक्शन नंबर 17 की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे, तो कह रहा है पनिशमेंट्स फॉर बाइगेमी। अगर किसी के हस्बैंड के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का बाइगेमी कर लिया गया तो उसके बारे में पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगा, आपको पनिशमेंट का सेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और साथ साथ इंडियन पिनल कोड का आपको यहाँ पे सेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन नंबर 494 और सेक्शन नंबर 495 भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे वाइड होगा, शादी जो होगा यहाँ पे वाइड होगा। और यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, हिंदू लॉ के पहले प्रोविजन में आपको यहाँ पे पनिशमेंट भी इम्पोज कराया जाएगा। सेक्शन नंबर 18 की हम बात करते हैं। कह रहा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन एंड अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिजेस की बात करता है। अगर कोई भी कंडीशंस आ जा रही है तो उसके कॉन्ट्रावेंशंस के बारे में सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे आपका डील कर रहा है। सेक्शन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 19 कह रहा है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। किस कोर्ट में हम पिटीशंस को प्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों को डाइवोर्स करना है कि और कहीं कोई डाइवोर्स करने में कोई
फेल हो गया, तो जुरिस्डिक्शन का मामला क्या होगा, किसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि हम लोग सीपीसी भी पढ़ते हैं, तो सीपीसी में भी हम लोग क्या करते हैं, जुरिस्डिक्शन को देखते हैं और जुरिस्डिक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं कि हाँ हमारा किस प्रकार का जुरिस्डिक्शन है, उसी जुरिस्डिक्शंस को हम लेकर के वर्क करते हैं। वही जुरिस्डिक्शन की बात हमारा सेक्शन नंबर 19 भी डील कर रहा है, किसको लेकर के, हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के। सेक्शन नंबर 20 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दे रहा है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशंस ऑफ पिटीशंस के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से वेरिफिकेशंस होते हैं ड्यूरिंग पिटीशंस, और किसके पिटीशंस के, हिंदू मैरिज एक्ट के पिटीशंस के बारे में। ये सेक्शन नंबर 20 बात कर रहा है। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, सेक्शन नंबर 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्शन नंबर 24 में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी महिला है, अगर वो केस फाइल कर रही है, कोई भी महिला अगर केस फाइल कर रही है, तो क्या उसका खर्चा कौन देगा, भाई वही देगा जिससे उसकी क्या हो गई थी, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसी के द्वारा क्या दिया जाएगा, उसी के द्वारा उसका खर्च भी दिया जाएगा। और किस चीज़ का खर्च है, तो साथियों ये खर्च है आपका, कि आपको खर्च देना है कि वो केस को क्या कर सकते हैं, आप ही के खिलाफ फाइल कर सकती है। इसी को मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कहते हैं, जो कि सेक्शन इंडेक्स वाइज आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप बिहार में भी देखेंगे चाहे उत्तराखंड में भी देखेंगे, सेक्शन नंबर 24 से। सेक्शन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे परमानेंट एलिमेनीज की बात करता है, वन टाइम सेटलमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। अब वन टाइम सेटलमेंट में क्या होता है, कोई 5 लाख में वन टाइम सेटलमेंट कराता है, कोई 10 लाख में वन टाइम सेटलमेंट कराता है, उसी से ये डील करता है, परमानेंटली एनमनी एंड मेंटेनेंस की बात करता है, जो कि 13B के समय ये हमको देखने के लिए अक्सर मिलता है। सेक्शन नंबर 26 की बात करते हैं, यहाँ पे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस की बात करता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा है, अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, तो बच्चा किसके साथ रहेगा, कौन उसका देखभाल करेगा, तो उससे सेक्शन नंबर 26 आपका डील करता है। 27 की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है। अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई प्रॉपर्टी वेस्ट कर रही है, अगर डाइवोर्स हो जाता है, तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा भाई। अगर मान लीजिए दोनों में तो डाइवोर्स हो गया, तो अब प्रॉपर्टी किसके पास वेस्टेड होगी, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो क्या जो शादी के बाद जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने खरीदा था, चाहे ज्वाइंटली प्रॉपर्टी को आप लोगों ने एक्वायर किया था, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इससे डील करता है सेक्शन नंबर 27। 28 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास 29 सेक्शन आ जाता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेविंग्स क्लॉज के बारे में बता रहा है। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया कि कितनी आसान तरीके से आपने पूरे एक्ट को यहाँ पे कवर कर लिया। जो 13 पेजेस में ये एक्ट थे, इन 13 पेजेस में पूरे एक्ट को आपने, हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करने का प्रयास किया, और जहाँ तक हो सका, जितना हो सका, मैं पूरा यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया हूँ। साथियों ये आपका जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बिहार जुडिशरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ उत्तराखंड जुडिशरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी PCSJ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, किसी भी लॉ ट्रेनिंग के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी मैसेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।